नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है संघीय सरकार की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड का संविधान अपना चल रहा था और उसके अंतर्गत जो वहाँ की कार्यपालिका है संघीय सरकार, उसकी विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो एक तरह से विचित्र कार्यपालिका के रूप में जानी जाती है। उसमें कुछ विचित्र विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको अपन अलग से आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है वो 7 व्यक्तियों को मिलाकर बनाई गई है। तो सातों व्यक्ति जो होते हैं बराबर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई विशेष नहीं रखता है, कोई कम नहीं है। सातों व्यक्ति मिलकर बारी बारी से राष्ट्रपति भी बनते हैं, उपराष्ट्रपति भी बनते हैं और मिलकर शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। इसके बारे में अपन अपनी कार्यपालिका के निर्माण के अंतर्गत इस बिंदु को अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। तो बहुल कार्यपालिका है, 7 व्यक्तियों से मिलकर बनती है और सातों व्यक्ति इसका बराबर इस्तेमाल करते हैं। नंबर दूसरी जो खासियत होती है वो ये है कि संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय पाया जाता है। देखिए, मोटे रूप से 2 तरह की शासन व्यवस्था होती है, संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। संसदीय व्यवस्था जैसे ब्रिटेन में है, हमारे यहाँ है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिका में है। संसदीय व्यवस्था का भी लक्षण पाया जाता है इसमें और अध्यक्षीय व्यवस्था का भी लक्षण पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। संसदीय व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर भी सरकार में अर्थात जो कार्यपालिका है उसके जो सदस्य हैं वो संसद में से लिए जाते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं। संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो संसद की बैठकों में उपस्थित होते हैं, भाग लेते हैं, विधेयक प्रस्तुत करते हैं और संसद जो है इन मंत्रियों से अर्थात कार्यपालिका के सदस्यों से कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो ये संस्थात्मक व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं वो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसी तरह अगर अपन बात करें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ये लक्षण होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्य अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका का प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और उसका कार्यकाल निश्चित होता है। तो यहाँ पर भी ये लक्षण पाया जाता है। सरकार में चुने जाने के पश्चात अर्थात कार्यपालिका में चुने जाने के पश्चात वो सदस्य व्यवस्थापिका अर्थात संसद से त्यागपत्र दे देते हैं। तो दोनों अलग अलग हो गए अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तरह से। चुने जाने के पश्चात ये भी है कि उसका कार्यकाल निश्चित होता है, अर्थात व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय से पहले अविश्वास प्रस्ताव लगाकर नहीं हटा सकती है। तो ये भी है। इसी तरह यह है कि विभिन्न दलों के सदस्य नहीं होते हैं यहाँ पर। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल में जो सदस्य शामिल करते हैं किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो कार्यपालिका है, जो 7 व्यक्ति हैं, वो किसी एक पार्टी से हो यह आवश्यक नहीं है। अलग अलग दलों से लिए जाते हैं, अलग अलग कैंटीनों से लिए जाते हैं, भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था के भी लक्षण हैं कि कार्यकाल भी निश्चित होता है, व्यवस्थापिका से भी अलग होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं। तो यहाँ पर संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के गुणों का समन्वय किया गया है। दोनों का जो दोष थे वो यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया है। संसदीय व्यवस्था का ये दोष था कि वहाँ कार्यकाल निश्चित नहीं होता था, कभी भी सरकार को उठाया जा सकता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का ये दोष होता है कि उसमें उत्तरदायित्व का अभाव होता है। तो यह इन दोनों दोषों को दूर करके संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का एक मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है। इसी से रिलेटिव नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का सम्मिश्रण। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था के जैसे उत्तरदायित्व पाया जाता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के जैसे स्थायित्व पाया जाता है। ये शासन व्यवस्थाओं में दोनों में एक साथ पाया जाना बहुत कम होता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ ये दोनों बातें पाई जाती है। कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायित्व भी बनाया गया है, साथ ही कार्यपालिका का कार्यकाल भी निश्चित किया गया है। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका नहीं हटा सकती और व्यवस्थापिका को कार्यपालिका समय से पहले भंग नहीं कर सकती, इसलिए उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों का मिश्रण वहाँ पर पाया जाता है।
फिर आता है निर्दलीय कार्यपालिका। अर्थात कार्यपालिका का जो चरित्र है वो निर्दलीय होते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो निर्दलीय रहकर अपना कार्य करते हैं, पार्टी के अनुसार वहाँ पर कार्य नहीं किया जाता है। और इन कार्यपालिका में अलग अलग दलों के व्यक्ति भी हो सकते हैं, अलग अलग धर्म, अलग भाषा, अलग कैंटीन के व्यक्ति होते हैं। तो निर्दलीय चरित्र होता है, किसी एक दल में से ये नहीं लिए जाते सारे के सारे। इसी तरह होता है विशेषज्ञों की कार्यपालिका। अर्थात स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को विशेषज्ञों की कार्यपालिका भी कहा जाता है। पुनर्निर्वाचन होने पर ये व्यक्ति बार बार कार्यपालिका में आते हैं और इन्हें योग्यता और अनुभव होता है, तो वो विशेषज्ञ होते हैं। साथ ही यहाँ पे ये प्रावधान है कि उसी व्यक्ति को वही डिपार्टमेंट दिया जाएगा जिसकी उसको नॉलेज होती है, तो वैसे ही वो जानकार होता है और बार बार निर्वाचन होने के पश्चात उसे और अधिक वो योग्य बन जाता है, अनुभवी बन जाता है, इसलिए विशेषज्ञों की कार्यपालिका कहलाती है। फिर आता है स्थायी कार्यपालिका। जैसा कि अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये स्थायी कार्यपालिका कहलाती है क्योंकि उसका कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित होता है। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लगाकर व्यवस्थापिका इसको नहीं हटा सकती है, इसलिए ये स्थायी कार्यपालिका की कैटेगरी में आती है या श्रेणी में आती है, इसको कहा जाता है। फिर आता है नेतृत्व विहीन कार्यपालिका। अर्थात इस कार्यपालिका का कोई नेता नहीं होता, नेतृत्व विहीन होती है, अर्थात सातों व्यक्ति बराबर होते हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है, उनके नेतृत्व में कार्यपालिका काम करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। वो न तो इनको चुनता है, न इनको बनाता है, न इनको वो हटा सकता है। वो केवल मीटिंग की अध्यक्षता करता है और कार्यवाही का संचालन करता है, इसलिए नेतृत्व विहीन कार्यपालिका कहलाती है। फिर आता है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। अर्थात संसदात्मक व्यवस्था में जैसे अपन कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक मंत्री की गलती से सारे मंत्री जाते हैं, सब मिलकर एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, लेकिन यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। सारे व्यक्ति जो सातों व्यक्ति हैं वो अपने अपने विभाग के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, और यही एक कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे की आलोचना भी कर सकता है, उसकी बुराइयां भी बता सकता है, उसकी कमियां भी बता सकता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है, सब अपने अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को निभाते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी को वहन करते हैं। इसके साथ ही एक और है कि कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका द्वारा होता है। देखिए, कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है। संसदीय व्यवस्था को अगर अपन देखें तो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, लिए जाते व्यवस्थापिका में से मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होता है। उधर अध्यक्षात्मक में देखें तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लेता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यपालिका है, जो संघीय सरकार है, उसका चुनाव व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका चुनी जाती है, और ये विशेषता भी स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती है। इसलिए स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसमें ये अलग विशेषताएं हैं, इसलिए इसको विचित्र कार्यपालिका की संज्ञा भी दी जाती है। इसके साथ ही अपना एक टॉपिक और है कि संघीय सरकार और संघीय संसद में संबंध बताइए। अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या संबंध होंगे। अगर इन दोनों के संबंध को अपन देखते हैं तो सैद्धांतिक स्थिति और व्यवहारिक स्थिति दो अलग अलग देखेंगे। सैद्धांतिक स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो जो हमारी संघीय सरकार है वो संघीय संसद के अधीन होती है, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन है, क्योंकि व्यवस्थापिका ही उसे चुनती है, व्यवस्थापिका के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका के आदेश निर्देश पालन करते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों पर यहाँ की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं है। कार्यपालिका अपने वार्षिक प्रतिवेदन व्यवस्थापिका को देती है, और व्यवस्थापिका अर्थात संसद उसको उसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश निर्देश देती है। इसके साथ ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकती है, उसका जवाब देना कार्यपालिका के लिए अनिवार्य होता है। इसलिए सैद्धांतिक स्थिति में तो जो संघीय सरकार है वो संसद की सेवक है या उसके अधीन है, लेकिन अगर अपन व्यवहारिक स्थिति देखते हैं तो जो कार्यपालिका है वो शक्तिशाली है और वो व्यवस्थापिका से अलग है।
जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, सबसे पहली बात ये होती है कि जब संसद इनको चुन देती है तो चुनने के पश्चात कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये कार्यपालिका से अलग अलग हो गए भाई, इसके साथ में नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं। इसके अलावा दूसरी जो बात है कि इसके सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, ये वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं, केवल मतदान नहीं करते हैं। और जितने भी विधेयक बनाए जाते हैं वो सारी कार्यपालिका अर्थात संघीय सरकार बनाती है और संसद में प्रस्तुत करती है। बजट यही बनाती है, यही संसद में प्रस्तुत करती है, उसे पारित कराती है। तो ये अलग अलग होने के बावजूद भी संसद का नेतृत्व करती है, उसका मार्ग निर्देशन करती है। इस और आधुनिक समय में तो इसकी शक्तियाँ और भी बढ़ती जा रही हैं। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता जा रहा है। जैसे संकट काल है, संकट काल में सारी शक्ति जो है संसद इसको ट्रांसफ़र कर देती है, इसके पास आ जाती है। शांति काल में ये अध्यादेश या प्रदत्त विधान के अंतर्गत कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका के सदस्यों में प्रशासनिक योग्यता, कुशलता और तकनीकी नॉलेज इन्हें ज़्यादा होती है, तो ये कार्य सारे ही करते हैं। इसी तरह कल्याणकारी राज्य का उदय हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, तो कार्यपालिका की शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही है। तो व्यवहारिक स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो ये व्यवस्थापिका से अलग है। व्यवस्थापिका का मार्ग निर्देशन करती है, उसे सुझाव देती है, विधि निर्माण कार्य करती है और इसकी शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। धन्यवाद।